बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेट वाला। तो आप सभी का आपके अपने परिवार एडुकेट वाला पर एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग रस हिंदी का टॉपिक डिस्कस करने वाले, तो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो हिंदी में आज हम लोग रस को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम उसमें अलंकार और छंद को भी डिस्कस कर लेंगे। हालांकि रस, अलंकार और छंद होते क्या है, जैसे आपने एक काव्य लिखा है और काव्य में कवि ने क्या सोचा, जैसे कि आप भी किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो। जैसे मैंने कहा कि चंदू के चाचा ने जाकर चांदनी चौक पर चांदनी रात में चंदू की चाची को चटनी चटा दी थी। तो ऐसा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको लग रहा है इससे कहानी सर सुना रहे हैं। जैसे इसी बात को ऐसे कहा था कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आपको थोड़ा अजीब लगा, ऐसा लगा वाह इसको मेरा बार बार सुनने का मन कर रहा है। तो वही चीज होता है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। कहने का मतलब बार बार किसी चीज की आवृत्ति, मतलब किसी वर्ड की आवृत्ति को बार बार आना, वो हमारा क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार हमारा कहलाता है। हालांकि कवि ने सोचा क्यों ना हम किसी काव्य के अंतर्गत रस और छंद और अलंकार का हम यूज करें। काव्य समझते हो ना, काव्य जो कवि लिखता है उसको उसके अंतर्गत, मतलब कवि ने सोचा हम इसमें कुछ चीजें डालते हैं जैसे कि मानो उसमें आकर्षित हो। जैसे कि आप ही होते हो, आप अपना ना अभी जींस की पैंट लेने जाओगे, आप ना कपड़े लेने जाओगे, उसमें नए नए मॉडर्न आप कपड़े ढूंढते रहते हो। जैसे कि आप हमको डैमेज पैंट पहनना है, हमें ये पहनना है, अब हमको ये वाला जेब वाला पैंट पहनना है। तो ऐसे आपके अंदर भाव आते हैं। तो कवि ने सोचा क्यों ना ऐसी चीजें इसमें डाल दिया जाए जिससे कि लोग इसकी ओर आकर्षित हो और इसको बार बार पढ़े और इसमें रुचि ले। यही क्या होता है, रस, अलंकार और छंद होता है। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें आपको याद रखना है। तो रस की आज हम बात करने वाले। हालांकि अलंकार क्या होता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। जैसे कि किसी चीज की शोभा बढ़ा दिया उसने, बार बार कहा ना कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो उसमें क्या हुआ, उसकी शोभा बढ़ा दी गई। तो ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। लेकिन काव्य की जो आत्मा होता है, काव्य की जो आत्मा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको रस कहते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, रस को पढ़ने वाले हैं। हालांकि रस होता क्या है, तो रस में आपको याद रखना है किसी नाटक, याद रखना किसी नाटक, किसी नाटक, नाटक के साथ साथ किसी काव्य, किसी काव्य या फिर किसी जो है श्रोता की बातों को सुनकर, श्रोता की बातों को सुनकर, बातों को सुनकर, या फिर कह सकते हो किसी काव्य हो गया, श्रोता की बात या काव्य, या फिर कह सकते हो कहानी को सुनकर, कहानी को सुनकर जो मन के अंदर भाव उत्पन्न होता है, या फिर कह सकते हो किसी दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को देखकर जो मन के अंदर भाव उत्पन्न होता है। आपने मन के अंदर भाव कैसा उत्पन्न होगा, जो मन के अंदर, जो मन के अंदर, मन के अंदर भाव उत्पन्न होता है या भाव जागृत होता है, भाव जागृत होता है, होता है, उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, उसे ही क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो आपको पता चला ना, रस का मतलब क्या होता है, किसी नाटक या किसी काव्य या किसी दृश्य को देखकर या श्रोता की बातों को सुनकर जो हमारे हृदय के अंदर, ऐसे नहीं ऊपर से, हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है। जैसे किसी ने बात कहा, आपको हंसी आ गई। जैसे किसी आप किसी मूवी को देखते हो, दृश्य का मतलब किसी आप मूवी को देखते हो या फिर किसी चीज को, नाटक को आप देखते हो, उसके बाद क्या होता है, आप दुखी हो जाते हो, एकदम से दुखी हो जाते हो। ऐसा लगता है अब क्या हो गया। जैसे कि श्री राम भगवान जब जाते हैं अयोध्या को छोड़कर, तो ऐसा लग रहा था पूरी अयोध्या हमारी दुखी थी। तो कहने का मतलब जैसे भाव हमारे अंदर, हृदय के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो हमारे हृदय के वाले जो भाव होते हैं, जो जागृत होंगे भाव, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को रस कहा जाता है। और याद रखना, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा को रस कहा जाता है। जैसे हमारी आत्मा है उसी प्रकार रस की, काव्य की भी आत्मा है। तो काव्य की आत्मा होती है, उसे रस कहा जाता है। सपोज करिए आपने एक संतरा लिया और संतरे का आपको जूस पीना है। तो संतरे में बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, उसके बीज निकल गए, छिलका निकल गया, ये सारी चीजें निकल जाएंगी। उसके बाद उसका जो गुदा उदा होगा, सारी चीजें निकल जाएंगी। उसके बाद जो मेन एक हमारा जूस बनेगा, मेन जिसको हम पी जाएंगे, उसके बाद हमें एक टेस्ट मिलेगा। जैसे संतरे का रस होता है, उसी प्रकार काव्य का भी रस होता है। और यही काव्य को, यही जो है उसकी आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा उसके रस को कहा जाता है, जिस प्रकार संतरे की आत्मा को संतरे का रस होता है। ठीक है, याद रखना है। अब मैं बात करने वाला हूं, तो ये रस होता है, इसके कितने अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, 4 अंग होते हैं। रस के अंगों की अगर बात की जाए, रस के अंगों की बात की जाए, तो इसमें कौन कौन से अंग होंगे। एक तो स्थायी भाव होगा, क्या होगा, स्थायी भाव होगा इसका। स्थायी भाव के साथ साथ क्या होगा, इसका एक क्या होगा प्यारे गुड्डा, इसका लिखिएगा एक विभाव होगा, विभाव होगा। दूसरा क्या होगा इसका, तीसरा होगा संचारी, वो हो गया व्यापचारी भाव। क्या होगा, व्यापचारी भाव होगा, व्यापचारी भाव। व्यापचारी भाव के साथ साथ इसमें क्या आएगा, संचारी भाव होगा। क्या आएगा, संचारी भाव। यही हमारे क्या होते हैं, रस के अंग होते हैं। अभी यही पढ़ेंगे ना, भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यापचारी भाव का संयुक्त रस
परिपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसी कंडीशन अभी मिलेंगी कि हास हास नामक विभाव अनुभव तथा व्यापचारी भाव के संयोग से, ऐसी कंडीशन आपको भी डिफिनेशन में मिलेंगी। कहने का मतलब यही इसके अंग होते हैं। जो हमारा रस होता है इसके कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। आपने देखा है कौन कौन से होता है, संचारी भाव, विभाव, व्यापचारी भाव तथा स्थायी भाव, विभाव, व्यापचारी भाव तथा संचारी भाव, यही 4 हमारे इसके क्या होते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, इसके अंग होते हैं। अब मैं वन बाय वन को डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इसका अपना एक स्थायी भाव भी होता है। हर रस का अपना स्थायी भाव होता है और मेन ही इंपॉर्टेंट को हम डिस्कस करने वाले, फालतू चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपना एक स्थायी भाव। तो जैसे मैंने कहा करेला आप खाते हो ना, करेला को आपको तीखापन लगता है खाने का। मिर्ची आप खाते हो तो मिर्ची को खाने पर जो तीखा भाव उत्पन्न होता है उसी को तो मिर्ची कहा जाता है, वही तो मिर्ची होती है। उसी प्रकार रस का भी अपना अपना अलग अलग हमारा डिपार्ट होता है। रस कहता है, अगर आपने देखा हास नामक विभाव, उसके बाद आपने क्रोध नामक, उसके बाद निर्वेद नामक, तो ऐसी कंडीशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आज हम अब इसके बाद आगे मैं बात करने वाला हूं इसके जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए, इनके जो अपने स्थायी भाव होते हैं, जो रस होते हैं, इनके जो अपने स्थायी भाव होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ये हमारे सारे रस लिखे हैं और ये हमारे क्या लिखे हैं, इधर हमारे लिखे हैं इनके जो हमारे स्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसके जो स्थायी भाव होते हैं वो उधर लिखे गए हैं। तो सभी का अपना अपना स्थायी भाव होता है। अलग अलग स्थायी भाव का मतलब समझते हो, जैसे कि करेले को खाने पर करेला तीखा लगता है, उसी मिर्ची को खाने का तीखापन आता है। उसी प्रकार इनका भी कुछ अपना अपना अलग अलग प्रकार होगा, अलग अलग इनका अपना अलग अलग काम होगा। उसी प्रकार इनका अलग अलग जो काम होगा उन कामों को डिस्कस किया गया है कि जो वीर रस होता है उसके अंदर, वो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। आपके अंदर उत्साहित करेगा, आपको उत्साह उत्पन्न करेगा। कहने का मतलब वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, श्रृंगार रस का रति हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा, शांत रस का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। उसके बाद कहता है भयानक रस का भय हो जाएगा, वीर रस का, उसके बाद विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाएगा, अद्भुत रस का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, हास्य रस का हास हो जाएगा। उसके बाद कहता है मेरे प्यारे गुड्डे, रौद्र रस का क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने रहे ये स्थायी भाव, ये हमारे रस हैं और ये हमारे स्थायी भाव हैं। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ डिस्कस कौन कौन से करने वाले हैं। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, वीर रस को, श्रृंगार रस को डिस्कस करेंगे, करुण रस को डिस्कस करेंगे, शांत रस को डिस्कस करेंगे, हास्य रस को डिस्कस कर सकते हैं। बस इतने ही डिस्कस करेंगे, इसी से आपकी परीक्षा में आ जाएगा, मेरी उम्मीद है। बाकी अगर आपको पढ़ना भी है तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, यही कि आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये आप फटाफट वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीन शॉट ले और वन बाय वन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, आज हम पहला देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में श्रृंगार रस। क्या देखने वाले हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अगर बात की जाए कि श्रृंगार रस क्या होता है, तो इसमें याद कुछ रखना नहीं है, इसमें बस याद ही रखना है, बस सारी डेफिनेशन रस की एक ही जैसी होती है। बस कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करना हो, इसमें मैंने रति नामक मैंने लगा दिया है। इसमें क्या लगा दिया है, रति नामक। क्या लगा दिया है बेटा, रति नामक। आपको क्या करना है, जैसे कि दूसरा आपको लिखना है, आपको जैसे वीर रस का लिखना है तो क्या लिखोगे, उत्साह नामक स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस पूर्ण रस की निष्पत्ति होती है, मतलब निष्पत्ति करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीर रस कहा जाता है। ऐसी कंडीशन आपके सामने बनेंगी। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है श्रृंगार रस की मैं बात करूं तो रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, वो कहता है श्रृंगार रस जो होता है इसे रसों का राजा कहा जाता है। कि अगर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, सर रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। अब मैं बात करूं, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, मतलब श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा होता है, पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। ये भी आपको याद रखना, जब आपको ये अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको ये दोनों पार्ट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना इसको छूना मत। दूसरा कोई अगर आपके सामने होता है ऑप्शनल में तो आप उसको कर लेना, इसको फिर मत करना। अगर इसको करोगे तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ पहला तो संयोग श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका का जब मिलन होता है और वहां पर संयोगावस्था का वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे गुड्डा, उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार कहते हैं। अगर इसका उदाहरण की बात करें तो उसका उदाहरण कह रहा है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ सौ करे भौवन हंसाए देन कहीं नट जाए। कहने का मतलब उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय यहाँ पे गोपियां जो होती है श्री कृष्ण की श्री कृष्ण भगवान की क्या होती है, मुरली को चुरा लेती है, बांसुरी को चुरा लेती है और फिर क्या करती है, उनको देती नहीं है और भौं से हंसती हैं, भौं से खिलखिलाती हैं। ऐसी बातों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मतलब क्या किया जा रहा है, उनसे जो है उनका जो है संयोगावस्था का भाव उत्पन्न होता है वहां पे, और मिलन का भाव उत्पन्न होता है। और जिस समय वहां का जो मिलन का भाव है, जहां पे जो रस उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और कौन सा श्रृंगार कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जो मतलब कहने का मतलब ये होता है, संयोग श्रृंगार में क्या होता है, एक प्रकार से हास्य भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हास्य भी उत्पन्न
उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे संयोगावस्था मतलब प्रेम की भावना का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोगावस्था का वर्णन होगा, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ वियोग श्रृंगार का होता है, जहां पर नायक और नायिका का मिलन नहीं होता, मतलब वियोगावस्था का वर्णन होता है, मतलब तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। कहने का मतलब जहां नायक और नायिका का वियोग होता है, वियोग का मतलब बिछड़ना होता है, और वियोगावस्था का वर्णन हो, वियोगावस्था का मतलब बिछड़ने का पूरा वर्णन हो कि वो बिछड़ चुके हैं, अब वहां पे क्या होता है, वहां पे कहते हैं उसको वियोग श्रृंगार कहा जाता है। अगर मैं बात करूं वियोग श्रृंगार के उदाहरण की, तो वियोग श्रृंगार में उदाहरण की मैं बात करूं, निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे। उसके बाद कह रहा जब ते श्याम सिधारे, कहने का मतलब उस समय का वर्णन किया जा रहा है जब श्री भगवान श्याम भगवान चले जाते हैं, छोड़कर गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, राधा को छोड़कर चले जाते हैं वहां से, मथुरा से वृंदावन से, तो वहां से क्या होता है उसका वर्णन किया जाता है। जिस दिन से ये गए हैं उस दिन से हमारे नैन बरस रहे हैं, मतलब मैं रोए जा रहे हूँ, रोज उस समय का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जहां पर क्या होता है, जिस रस में जो है वियोगावस्था का भाव और रोने का भाव मतलब दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। कहने का मतलब इसमें संयोग में क्या होता है, इसमें एक प्रकार से हास्य का भाव उत्पन्न होता है, और होता है प्रेम का, ये भी रति है, लेकिन इसमें वियोगावस्था में क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, प्रेम का ही भाव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है भैया, इसमें थोड़ा थोड़ा दुख का भी भाव उत्पन्न होता है, इसको वियोग श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। और मैं अगर बात करूं आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की, मतलब नेक्स्ट वाले अगर उसकी रस की बात करूं, तो कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये वाली लाइन को हटा देना है, इस वाली लाइन को हटा देना है। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे रति लिखा है, यहाँ पे श्रृंगार लिखा है, इन दोनों को हटा देंगे और नया रस ऐड कर देंगे, बस हमारा रस बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं, अगला हमारा आता है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा, हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, कह रहा है हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है, उसे तो क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहा जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, आप जो हास्य रस की डिफिनेशन है या फिर श्रृंगार रस की डिफिनेशन है, जितनी भी हमारी डिफिनेशन होती है उनको दो प्रकार से भी लिख सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो ना, तो इस वाले डिफिनेशन को हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो लिखिएगा तो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान लग रहा होगा। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसे हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, जिसके पहले वाला मैंने बताया था श्रृंगार रस वाला, तो श्रृंगार रस में भी आप ये वाली डिफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, ये वाली डिफिनेशन उसमें भी बना सकते हो कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो क्या होगा, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे श्रृंगार रस कहा जाएगा। तो आपकी मर्जी, चाहे इससे बना लीजिए पहले वाली डिफिनेशन, या फिर आप ये दोनों याद कर लीजिए, हमारे हिसाब से आपको जो उचित लगता है, जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे वो आप लिख लेना अपनी कॉपी में। अगला इसका आता है उदाहरण। उदाहरण आप कोई भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है, तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ठीक है, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसका मतलब क्या होगा, एक मतलब कोई हमारा कोई मंच टाइप में लगा है, और उस पे जो हमारे होते साज, जो हमारे गाना वाना गाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक 15 मिनट तो साज, घंटा भर अपना साज कर रहे हैं, उसके साज 15 मिनट लगा रहे हैं सजने धजने में, उसके बाद क्या कर रहे हैं, घंटा भर आलाप। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब उसके बाद राग ने मारा गोता, तब तक सारे खिसक रहे थे श्रोता, मतलब जब तक उन्होंने गाया तब तक सारे लोग कह रहे थे अरे भैया चलो इनके चक्कर में ना पड़ो, घंटा भर यहाँ करते रहेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है, तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप कर रहे हैं। ठीक है, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप करने के बाद राग ने मारा गोता, तब तक धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता, वहां पे कोई बचा ही नहीं। तो इसको थोड़ा पढ़ के थोड़ा हमारे अंदर क्या रहा, हंसी टाइप में ऐसा लग रहा है हमको, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा हास्य रस है। और बाकी आपको जो हास्य रस की डिफिनेशन आती है, मतलब उदाहरण आता है, आप वो लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो, बहुत सारे हमारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अगला हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने, अगला मैं बात करने वाला हूं अगले रस की, तब तक वीडियो को पॉज करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। अगला हमारा आता है करुण रस। एक करुण रस क्या होता है, इसका मतलब इसमें याद रखना है, शोक नामक स्थायी भाव, कुछ नहीं करना है आपको, सारी डिफिनेशन सेम लिखना है, सारी हमारे जितने भी हमारे इसकी उदाहरण वो होते हैं, इनकी हेडिंग्स होती है, जो हमारा परिभाषा होती है पूरी एक ही जैसी होती है, बस आपको स्थायी भाव चेंज कर देना है और रस चेंज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे हमारा पहले क्या लिखा था, हमारा यहाँ पे हास लिखा था, मतलब यहाँ पे हास लिखा था, उसके बाद यहाँ पे हास्य लिखा था, बस बाकी तो सेम ही था। यहाँ पे क्या करना है, शोक कर देना, यहाँ पे करुण कर देना, बाकी सेम है। यहाँ जहां पर आपको क्या मिलता है, जहां जहां पर आपको
आपको क्या करना, स्थायी भाव आपको चेंज करना, बाकी आपका सेम ही रहेगा और रस को भी चेंज कर देना। जैसे इसमें कहा है शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे करुण रस कहा जाता है। अगला इसका, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा ये लिख सकते हो कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो, या फिर तब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसे करुण रस कहा जाता है। उदाहरण पे आ जाओ, कह रहा है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए, पानी परात से हाथ छुए नहीं नयन के आंसू पग धोए। ये उस समय का वर्णन किया गया है। आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सुदामा की जो दीन दशा है, सुदामा की हालत को देखकर कृष्ण भगवान इतना व्याकुल हो गए, इतना दुखी हो गए हैं कि जब उनके पैर को धुलते हैं तो क्या होता है, मतलब जो परात का जो पानी होता है, जो थाली में पानी होता है उसको नहीं छूते हैं, अपने आंसुओं से उनके पैरों को धुलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे उनकी दीन दशा को देखकर, उनके मतलब दुख को देखकर उनके दुख को प्रकट कर रहे हैं। कौन प्रकट कर रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान। तो इसका मतलब ये कौन सा रस हो जाएगा, दुख की बात हो रही है, इसका मतलब ये करुण रस हो जाएगा। यहाँ पे शोक का स्थायी भाव हमारा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है। अगर आपको उदाहरण दूसरा को याद करना है, आपको आता है तो आप वो भी याद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि सर हमको कौन सा हमको आता है। अगर जो तुमको आता है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला आता है हमारा शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं बेटा? शांत रस क्या होता है? तो शांत रस में याद रखना है, इसका हमारा स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। सभी रस के आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। जब तक आपको स्थायी भाव नहीं पता है तब तक आप इनकी उदाहरण तो लिख सकते हो, फिलहाल पता होगा, लेकिन आप इनका जो है, जो हमारी परिभाषा है उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, वो स्थायी भाव पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आता है शांत रस। तो शांत रस का निर्वेद नामक, लिखेगा निर्वेद नामक, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का पूर्ण रूप से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे शांत रस कहते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना तो नीचे वाले हेडिंग से में आप आ जाइए। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसे शांत रस कहा जाता है। उदाहरण पे आ जाओ। उदाहरण, उदाहरण शांत रस का मतलब होता है शांत का माहौल, एकदम किसी बात को सुनना और उस पर अमल करना, एकदम शांति का पूरा हमारा शांत हो जाना, यही होता है शांत रस। ठीक है, उदाहरण पे आता है माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए। तो यहाँ पे शांति का भाव उत्पन्न हो रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। ऐसी कंडीशनें जब मिलती है, हमारा शरीर जो है एकदम एक प्रकार से शांत माहौल में ढल जाए, उसे ही शांत रस कहा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, तो पूरा माहौल शांत है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। क्या इसमें हंसी का भाव है? नहीं है। क्या इसमें उत्साहित हो रहे हो? नहीं हो रहे हो। इसका मतलब शांति का माहौल है, इसमें पूरा पूरा शांति का माहौल है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। अगला हम लोग देखने वाले, अगला हमारा आएगा वीर रस। अगला हमारा आ जाता है वीर रस। बेटा वीर रस क्या होता है? उत्साह नामक भाव, उत्साह उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इसका वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे गुड्डा? वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या? उत्साह होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा रौद्र रस का क्या होता है, तो रौद्र रस का क्या होता है? भयानक रस का क्या होता है? उसका सॉरी, भयानक रस का क्या होता है? रौद्र होता है। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा आ जाता है वीर रस। बेटा क्या होता है वीर रस? क्या होता है? तो वीर रस में आपको याद रखना, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव और अनुभाव संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा मेरा कहते हैं वीर रस कहा जाता है। लेकिन आपको अगर ये नहीं लिखना तो नीचे वाले भी लिख सकते हो। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो क्या होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। उत्साह, देखो इसमें तो उत्साह प्राप्त होता है, लेकिन जो हमारा रौद्र रस होता है उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, हमने दो आपको उदाहरण दिए हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबल कर नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का जो देश के काम न हो। इसमें क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है हम उत्साहित हो रहे हैं, अब जाएंगे और तोड़ फोड़ देंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबल कर नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का जो देश के काम, जो देश के काम न हो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या उत्साहित किया जा रहा है किसी को? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं कि तुम कभी झुको नहीं। तो इसमें क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है अब हम झुकने वाले नहीं, अब हम रुकने वाले नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि माता न जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा, कि मिलती न जवानी भिक्षा से, मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिले कब मांगे से, वो प्राणों
यारों को त्राण मिला न कभी, यूं पीठ तिगा कर भागे से बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मरने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती। इसका मतलब कौन सा रस होगा बेटा? इसमें हमारा कौन सा रस होगा? उत्साह, अंदर से उत्साहित हो रहे हैं, अब जाएंगे तोड़ फोड़ देंगे, इसका मतलब हमारा कौन सा रस होगा मेरे प्यारे गुड्डा? इसमें वीर रस होगा। तो आपने समझा, अगर आप इसी तरह लिखते हो तो आपको एग्जाम में नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। तो आप वीडियो को पॉज करें और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने मैंने लिखवाए हैं आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, फिर हिंदी के किसी टॉपिक के साथ, या फिर छंद या फिर अलंकार। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।